गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टडी करेंगे पैरालैक्स मेथड के बारे में। पैरालैक्स मेथड बेसिकली एक ऐसा मेथड है जिसकी हेल्प से हम लोग अर्थ से एक डिस्टेंट स्टार के बेसिकली एक डिस्टेंट स्टार जिसका डिस्टेंस अर्थ से 100 लाइट ईयर से लेसर हो उसके डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सो दिस मेथड इज़ यूज्ड टू measure the distance of a nearby star situated at a distance less than 100 light year फ्रॉम अर्थ। तो ऐसे स्टार्स जो अर्थ से 100 लाइट ईयर से लेसर डिस्टेंस पर एग्जिस्ट करते हैं उनके डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। और ये जो पैरालैक्स मेथड है ये एक फिनोमिना पर बेस्ड है, दैट इज़ नोन एज द पैरालैक्स फिनोमिना। सो दिस मेथड इज बेस्ड अपॉन द फिनोमिना ऑफ पैरालैक्स। अब पैरालैक्स फिनोमिना का मतलब क्या होगा? ये एक ऐसा फिनोमिना है जिस फिनोमिना के दौरान अगर हम एक ऑब्जेक्ट को दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऑब्जर्व करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट की अपने बैकग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू जो रिस्पेक्टिव पोजीशन है उसके अंदर चेंज आ जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इस मार्कर की पोजीशन को आइडेंटिफाई करें, फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं यहाँ से देखता हूँ, अगर मैं अपनी लेफ़्ट आई से देखता हूँ, लेफ़्ट आई को क्लोज करके राइट आई से देखता हूँ तो मेरे को ये जो मार्कर है ये इस अपॉन वर्ड के लेफ़्ट में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को अपनी लेफ़्ट आई से ऑब्जर्व करता हूँ तो ये मेरे को अपॉन वर्ड से राइट में दिखाई देता है। मतलब मैंने अपने पहले एक आई की पोजीशन से को ऑब्जर्वेशन पॉइंट मानते हुए राइट आई को ऑब्जर्वेशन पॉइंट मानते हुए इसकी पोजीशन को ऑब्जर्व किया तो ये मेरे को अपॉन वर्ड से लेफ्ट में दिखाई दिया। जब मैंने इसको लेफ्ट आई से अपनी से ऑब्जर्व करना शुरू किया तो मतलब ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज हो गया। तो ये अपनी पोजीशन पर फिक्स है पर इसके बैकग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू जो इसकी पोजीशन थी मतलब अब ये अपॉन वर्ड से राइट साइड में आ गया। तो ये जो फिनोमिना है जिस फिनोमिना के कारण हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उसको अलग अलग पॉइंट से हम ऑब्जर्व करते हैं तो उसकी अपने बैकग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू जो पोजीशन है उसके अंदर चेंज आए, दिस फिनोमिना इज नोन एज द पैरालैक्स फिनोमिना। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर हम एक व्हीकल में मूव कर रहे हैं तो व्हीकल में मूव करने पर क्या होगा, अगर हम आउटसाइड द व्हीकल ऑब्जर्व करते हैं, जैसे रोड पे खड़ा कोई पोल है या कोई पेड़ है तो व्हीकल मूव कर रहा है तो हम अगर एक पोजीशन पर मान लो व्हीकल पहले खड़ा था, एक पोजीशन पर हमने उस पेड़ को देखा, उस पेड़ के विद रिस्पेक्ट टू उसके बैकग्राउंड वाले अगर हम पेड़ को देखते हैं तो बैकग्राउंड वाला पेड़ फिलहाल मान लो क्या है उसके लेफ्ट साइड में अपने को दिखाई दे रहा है। व्हीकल मूव करके थोड़ा आगे चला गया, अब उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा हम देखेंगे ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज करके तो अब अपने को क्या लगेगा कि उसके पीछे जो दूसरा दूर का पेड़ था अब वो आगे की तरफ हो रहा है और ये पीछे की तरफ चला गया। मतलब जब इस पॉइंट से देखा तो ये आगे था और वो पीछे दिखाई दे रहा था। जब हम आगे चले गए तो वो ऑब्जेक्ट तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ चल के आगे आ गया और ये चला गया पीछे। मतलब कहने का ये हुआ कि ऑब्जर्वेशन पॉइंट को चेंज करते ही इस ऑब्जेक्ट की बैकग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू जो पोजीशन है वो चेंज होगी। पहले ये उस ऑब्जेक्ट से आगे दिखाई दे रहा था, ऑब्जर्वेशन पॉइंट चेंज करते ही ये उस ऑब्जेक्ट से पीछे दिखाई देने लग गया। इसी फिनोमेना के कारण जब हम मूविंग व्हीकल से बाहर देखते हैं तो जो नज़दीक के ऑब्जेक्ट्स हैं वो अपने को लगता है बड़ी तेज़ी से पीछे की तरफ जा रहे हैं और जो दूर वाले ऑब्जेक्ट है वो अपने को लगता है जैसे थोड़ा थोड़ा साथ में चल रहे हैं। मतलब लॉन्ग डिस्टेंस वाले जो ऑब्जेक्ट हैं
उनकी रिस्पेक्टिव पोजीशन के अंदर जो चेंज होता है वो कम होता है, तो इसलिए अपने को लगता है कि वो हमारे साथ साथ चल रहे हैं। कारण क्योंकि उसकी पोजीशन, रिलेटिव पोजीशन में जो चेंज है हमारे विद रिस्पेक्ट टू या बैकग्राउंड के विद रिस्पेक्ट टू, उसमें चेंज काफ़ी कम आ रहा है, तो हमें लगता है कि वो हमारे साथ साथ चल रहा है। अभी 90 डिग्री के एंगल पे है, थोड़ा आगे चलोगे वहाँ पर भी 90 डिग्री के एंगल पर जो नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट होते हैं, नज़दीक वाले ऑब्जेक्ट का रिलेटिव पोजीशन में चेंज बड़ा तेजी से आता है, इसलिए अपने को लगता है कि वो बहुत तेजी से पीछे जा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ से मूव करते हुए चलते हैं और स्काई की तरफ देखते हैं तो अपने को मून, या अगर रात को चलते हो और दिन में अगर हम सन को देखते हैं तो हमें लगा कि सन हमारे साथ साथ चल रहा है। एक्चुअल में क्या होता है कि सन के विद रिस्पेक्ट, सन की हमारे विद रिस्पेक्ट टू या रिलेटिव पोजीशन में इस लार्जर डिस्टेंस के कंपैरिजन में हमारी जो मूवमेंट हो रही है वो बहुत कम हो रही है, तो इसलिए हम अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट को चेंज भी करते हैं तो उस चेंज इन ऑब्जर्वेशन पॉइंट के साथ उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन के अंदर जो चेंज है वो नेग्लिजिबल स्मॉल आ जाता है। तो दीज आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पैरेलैक्स फिनोमेना। तो पैरेलैक्स फिनोमेना का मतलब क्या है? द फिनोमेना ऑफ change in relative position of an object when observed from two different ऑब्जर्वेशन पॉइंट। अगर एक ऑब्जेक्ट को दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से ऑब्जर्व किया जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की रिलेटिव पोजीशन के अंदर कुछ चेंज आ जाएगा। इस फिनोमेना को कहा जाता है पैरेलैक्स फिनोमेना। मान लो ये अर्थ है, हमने इस अर्थ से एक ऑब्जेक्ट P के दो अलग अलग पोजीशन से, दो अलग अलग ऑब्जर्वेशन पॉइंट से पोजीशन को मेज़र किया, तो उस ऑब्जेक्ट के कारण इन दोनों पोजीशंस पर जो एंगल बनेगा दैट एंगल इज नोन एज पैरेलैक्स एंगल या पैरालैक्टिक एंगल भी कह देते हैं। और उन दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी दैट इज नोन एज द बेसिस। तो ये पैरेलैक्स फिनोमेना के बारे में कुछ बेसिक सी इंफॉर्मेशन होगी। अब इस फिनोमेना का यूज करके हमने एक नियर बाय स्टार के डिस्टेंस को मेजर करना है। मैंने अभी एग्जांपल में भी बताया कि अगर हम ऑब्जर्वेशन पॉइंट की, बेसिकली क्या होता है कि जो रिलेटिव चेंज इन पोजीशन होगी या जो पैरेलैक्स फिनोमेना प्रोड्यूस होता है वो एक्चुअल में डिपेंड करता है उस ऑब्जेक्ट से हमारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट का जो डिस्टेंस है। अगर उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में दो डिफरेंट ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस एक और ऑब्जर्वेशन से दूसरे ऑब्जर्वेशन के बीच का डिस्टेंस, अगर दोनों ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस, जैसे ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है, अगर इसके कंपैरिजन, अगर इसकी वैल्यू इस A से P के डिस्टेंस के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल स्मॉल हो तो हमें क्या लगेगा कि A से P के विद रिस्पेक्ट टू जो रिलेटिव पोजीशन होगी B पर जाने पर वो रिलेटिव पोजीशन की वैल्यू का चेंज नेग्लिजिबल स्मॉल होगा। मतलब यहाँ से अगर अपने को ये A ऑब्जेक्ट A के विद रिस्पेक्ट टू P ऑब्जेक्ट राइट में दिखाई दे रहा है तो जब इधर आएंगे B पर तब भी वो राइट में दिखाई देगा। पर अगर इस डिस्टेंट ऑब्जेक्ट का ऑब्जर्वेशन पॉइंट से डिस्टेंस के कंपैरिजन में ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो बेसिस लाइन का जो डिस्टेंस है या जो इसकी लेंथ है, अगर इस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इस लाइन की लेंथ नेग्लिजिबल नहीं है, सिग्निफिकेंट है, तो उस केस में एक से दूसरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर जाने पर इसकी रिलेटिव पोजीशन में चेंज आएगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं तो ए ऑब्जेक्ट राइट में है, बी पर आते ही पी ऑब्जेक्ट जो हो गया वो कहाँ चला गया, पीछे लेफ्ट में चला गया, मतलब इसकी रिलेटिव पोजीशन में चेंज आ गया। पर अगर ये पी ऑब्जेक्ट इतने लार्ज डिस्टेंस पर होता कि उसके पी से ए के या पी से बी का जो डिस्टेंस होता वो लगभग सेम होता और उसके कंपैरिजन में ए बी डिस्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबल स्मॉल होती, तब अगर हम देखें
ए से पी को ज्वाइन करने वाली लाइन अगर 90 डिग्री का एंगल बना रही है ए बी के साथ, तो जब आप ए से बी पर आएंगे तो बी से पी का डिस्टेंस जो लाइन होगी वो भी 90 डिग्री का एंगल ही बनाएगी। यहाँ से अगर वो बिल्कुल सिर के ऊपर है तो बी से भी देखने पर वो बिल्कुल सिर के ऊपर ही दिखाई देगा और ऐसा लगेगा कि ए से पी पर जाते हुए ये पी हमारे साथ साथ चल रहा है। जैसा मैंने सन का एग्जाम्पल दिया, जैसे हम यहाँ पर एक पोजीशन पर खड़े होके सन की पोजीशन को ऑब्जर्व करते हैं, थोड़ा मूव करके हम लोग दूसरे ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर चले गए तो हमें लगेगा कि सन हमारे साथ साथ चलता हुआ बिल्कुल सिर के ऊपर ही आ रहा है, मतलब उसकी रिलेटिव पोजीशन के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। रीज़न उसका ये है क्योंकि उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस की वैल्यू नेग्लिजिबल स्मॉल है, तो इसलिए वो अपने साथ साथ लगता है। पर अगर हम एक नियर बाय ऑब्जेक्ट लेते हैं, मान लो मैं यहाँ से एक जैसे इस रूम के डोर का एग्जाम्पल लेता हूँ या बोर्ड का एग्जाम्पल लेता हूँ, इस बोर्ड के ऊपर पी पोजीशन से मैं अगर डिस्टेंस लेता हूं, एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट से मैंने इसके डिस्टेंस की वैल्यू को मेजर किया, अब अगर मैं दूसरे पोजीशन पर जाता हूं तो अब इसकी रिलेटिव पोजीशन जो है वो चेंज होगी। वहां पर वो राइट में था, यहां पर ये मेरे लेफ्ट में आ गया। क्योंकि कारण उसका क्या है, इसकी रिलेटिव पोजीशन में चेंज क्यों आ रहा है? कारण क्योंकि पी से मेरे तक का ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस के ऑर्डर की है, मतलब ये डिस्टेंस अब हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। दैट्स व्हाई देयर एग्जिस्ट ए चेंज इन द रिलेटिव पोजीशन। मोटे तौर पे बात इतनी सी है कि अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक का है तो एक ऑब्जर्वेशन से दूसरी ऑब्जर्वेशन पर जाते हुए उसकी रिलेटिव पोजीशन में चेंज आएगा, पैरालैक्स आएगा। पर अगर वो लार्ज डिस्टेंस पर है तो हमें ऐसा ऑब्जर्व होगा जैसे वो हमारे साथ साथ चल रहा है, उसकी रिलेटिव पोजीशन में हमारे विद रिस्पेक्ट टू कोई खास चेंज नहीं आएगा। तो इस फिनोमेना का यूज करके हमने एक नियर बाय स्टार के डिस्टेंस को मेजर करना है। मान लो हमें एक नियर बाय स्टार दिया गया है n, और ऐसा करने के लिए हम लोग अर्थ का सन के अराउंड जो ऑर्बिटल पाथ है, मतलब अर्थ सन के अराउंड जब रिवॉल्व करती है तो वो जिस ऑर्बिटल पाथ पे चलती है उस ऑर्बिटल पाथ का जो डायामीटर है, इस डायामीटर को मैं एज ए बेसिस लाइन के तौर पे यूज कर रहा हूं इन ऑर्डर टू मेजर द डिस्टेंस ऑफ ए नियर बाय स्टार n. सो लेट n बी ए नियर बाय स्टार whose distance from the earth is less than 100 light year. ठीक है, and let S be the position of the sun and A and B be the या A B be the diameter of orbital path of the earth around the sun, and let this line AB be taken as the basis line for the measurement of the distance n. बेसिस लाइन का मतलब हम अर्थ जब ए पोजीशन पर होगी तब एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट के तौर पे इसको कंसीडर करेंगे और यहाँ से एन की पोजीशन नोट करेंगे, और फिर हम जब बी पर पहुँचेंगे ये उसका दूसरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट होगा, मतलब ए बी लाइन हमारी बेसिस लाइन के तौर पे यूज होगी। ठीक है, एंड लेट एफ बी ए डिस्टेंट स्टार सच दैट इट्स रिलेटिव पोजीशन with respect to earth during its whole orbital motion around the sun remains same. हमने एक और डिस्टेंट स्टार
एफ कंसीडर कर लिया है, जिस डिस्टेंस स्टार का अर्थ से डिस्टेंस इतना लार्ज है कि उस डिस्टेंस के कंपैरिजन में इस सन के अराउंड जो ऑर्बिट का डायामीटर है इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल स्मॉल है। मतलब एफ से ए को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, मान लो अर्थ जो है जब सन के अराउंड रिवॉल्व करेगी तो पूरे रेवोल्यूशन के दौरान इस एफ स्टार का अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू रिलेटिव पोजीशन सेम रहेगी। मतलब अर्थ के ऊपर से हम अगर एफ को देखते हैं तो हमें ऐसा लगेगा कि पूरे ऑर्बिटल मोशन के दौरान ये एफ स्टार अर्थ के साथ साथ चल रहा है। एन अपनी पोजीशन पर फिक्स दिखाई देगा, मतलब ए बी पर जाएंगे तो एन तो पीछे रह जाएगा, पर एफ लगेगा कि ये साथ साथ चलता हुआ बी के ऊपर भी आ गया है। ऐसा अपने को ऑब्जर्व होगा। अब इस डिस्टेंस को मेजर करने के लिए हम पहले क्या करेंगे, एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लेंगे। उस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को पहले एफ स्टार के ऊपर फोकस करेंगे, टेलीस्कोप की पोजीशन नोट कर लेंगे। अब उस टेलीस्कोप को रोटेट करके एन स्टार की पोजीशन के ऊपर फोकस करेंगे और फिर से पोजीशन नोट करेंगे और टेलीस्कोप को कितने एंगल से हमने रोटेट किया है उस एंगल को मेजर कर लिया। मान लो वो आ गया θ1। लेट when the earth is at position A, measure the angle theta between the light rays coming from the star F and N respectively using an एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करके हमने एफ से आने वाली लाइट रे और एन से आने वाली लाइट रे के बीच का एंगल नोट कर लिया। लेट इट बी θ1। ठीक है। अब 6 मंथ्स के बाद अर्थ जो होगी वो हाफ सर्कल कंप्लीट कर लेगी सन के अराउंड, तो अर्थ 6 मंथ के बाद पहुंच जाएगी डायमेट्रिकल अपोजिट एंड बी के ऊपर। अब अर्थ यहां पर आ चुकी है 6 महीने के बाद। डायमेट्रिकल अपोजिट एंड का मतलब इस सर्कल के किसी भी पॉइंट से जो डायमीटर पास आउट होगा उस डायमीटर का जो अपोजिट एंड होगा वह दैट इज नोन एज द डायमेट्रिकल अपोजिट एंड या डायमेट्रिकल अपोजिट पॉइंट। After the 6 month, the earth reaches the point B, which is diametrical opposite to the point A। 6 मंथ के बाद अर्थ आ गई यहाँ पर और हमने एफ स्टार इतने लार्ज डिस्टेंस पे माना था कि पूरे रेवोल्यूशन के दौरान इसकी रिलेटिव पोजीशन अर्थ के विद रिस्पेक्ट टू सेम रहेगी। मतलब अगर हम ये मानते हैं कि ये बिल्कुल इसके 90 डिग्री के एंगल पर है तो हमें ऐसा लगेगा कि पूरे रेवोल्यूशन के दौरान ये इसके सिर पे ही चलता हुआ 90 डिग्री के एंगल पे ही चलता हुआ साथ साथ चलता हुआ यहाँ पर आएगा। अब जब अर्थ बी पोजीशन पर होगा डिस्टेंस स्टार तो वहीं एफ पे इसके विद रिस्पेक्ट टू एफ पे दिखाई देगा, एन पीछे चला गया। यहाँ पर आकर हमने फिर से दोनों से आने वाली लाइट रेज के बीच का एंगल मेजर कर लिया और यूजिंग ए टेलीस्कोप और उसकी वैल्यू आ गई मान लो θ2। नाउ इन दिस पोजीशन measure again the angle between the light rays coming from the stars F and N respectively। let it be θ2। मान लो ये आ गई θ2। अब N से एक लाइन ड्रॉ कर दो विच इज पैरेलल टू AF या BF। तो ये दोनों होगी पैरेलल लाइंस, ये होगी इसको इंक्लाइंड लाइन इंटरसेक्ट करती हुई, तो ये दोनों एंगल होंगे इक्वल। NS और FA ये दोनों होगी पैरेलल, ये इंक्लाइंड लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है तो ये दोनों एंगल क्या होंगे
अल्टरनेट एंगल, एकांतर अंतः कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली एफ बी और एन एस आपस में पैरेलल होंगे, तो ये एंगल क्या होगा, थीटा 2। सो देयरफॉर एंगल ए एन एस इक्वल टू एंगल एफ ए एन, दैट इज इक्वल टू थीटा 1, एंड एंगल एस एन बी इक्वल टू एंगल एफ बी एन, दैट इज इक्वल टू थीटा 2। तो अब इसमें आ जाओ, ये टोटल एंगल हो गया थीटा 1 प्लस थीटा 2। अब एन को सेंटर मान लो, एंगल मान लो थीटा 1 प्लस थीटा 2, और एन ए को रेडियस मान के एक सर्कुलर आर्क ड्रॉ करो। तो आर्क की लेंथ होगी ए बी के इक्वल। सो नाउ यूजिंग द रिलेशन एंगल इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क बाय रेडियस ऑफ द आर्क, तो एंगल की वैल्यू थीटा 1 प्लस थीटा 2, रेडियस अपन ने मान लिया एन ए या एन बी, डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ, सॉरी रेडियस माना है एन ए आर की जगह, और लेंथ ऑफ द आर्क होगी आर्क ए बी की लेंथ, आर्क ए बी की लेंथ। अब क्योंकि डिस्टेंस इस स्टार और अर्थ के बीच का डिस्टेंस लाइट ईयर्स के ऑर्डर का है, बहुत लार्ज डिस्टेंस है, और ये डिस्टेंस इतना लार्ज होगा कि अगर हम यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करते हैं तो इस आर्क ए बी की लेंथ और कोड ए बी की लेंथ क्या होगी, लगभग सेम होगी। तो अप्रोक्सीमेटली कोड ए बी बाय एन ए, ये हम लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो एन से ए का डिस्टेंस ए बी डिवाइडेड बाय थीटा 1 प्लस थीटा 2। ए बी का मतलब क्या है, अर्थ का जो ऑर्बिट है सन के अराउंड, उसका डायामीटर, ए बी कोड की लेंथ, इसका डायामीटर। तो डायामीटर का मतलब ट्वाइस ऑफ ए इंटू में एस थीटा 1 प्लस थीटा 2, मतलब रेडियस का डबल लिख दिया मैंने। अब रेडियस का मतलब क्या है, सेंटर ऑफ द अर्थ और सेंटर ऑफ द सन के बीच का डिस्टेंस, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। सो दिस कैन बी रिटन एज ट्वाइस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिवाइडेड बाय थीटा 1 प्लस थीटा 2, 2 इंटू में अप्रॉक्सीमेटली 1.5 इंटू 10⁻⁻11 डिवाइडेड बाय थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो इस एक्सप्रेशन से हमारे पास n से a का डिस्टेंस, मतलब इस नियर बाय स्टार का अर्थ से डिस्टेंस हमें अप्रोक्सीमेटली नोन हो जाएगा। सो दिस इज अबाउट द पैरालेक्स मेथड। तो इस मेथड में हम एंगल थीटा 1 और थीटा 2 को मेजर करके इसमें पुटअप करेंगे, हमारे पास उस स्टार का अर्थ से अप्रोक्सीमेटली डिस्टेंस हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल अबाउट पैरालेक्स मेथड, एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर।